Welcome to today's topic, which discuss with the इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो जो ट्रेडिशनल मेथड है एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोसिस करने का, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हेरिडिटरी, कॉन्जेनाइटल, देन हेरिडिटरी, कॉन्जेनाइटल एंड थर्ड जो कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस की थी वो एनवायरमेंटल. ठीक है, ये तीन जो मेजर कैटेगरीज हैं वो डिस्कस किया था. साथ में ट्रॉमेटिक एंड मल्टी फैक्टोरियल एक्वायर्ड डिजीज़ का क्या मतलब है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो आज जो फोर्थ टॉपिक है पार्ट बी के सेक्शन का, उसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है. उसमें डीएसएम और आईसीडी ये दो पैटर्न है आपके सिलेबस में. ये सारा डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं डीएसएम एंड आईसीडी, एक्चुअली क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में ये बहुत कम यूज़ होते हैं. तो इसको पढ़ने का या इसको जानने का मतलब क्या है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट तब होती हैं जब आप ऐसे पेशेंट्स को देखते हो जो रीइंबर्समेंट के लिए सोच रहे हैं, या फिर जिनका लेवल जो है, जो कनेक्शंस जिनके हैं वो बाहर के डॉक्टर्स के साथ, फॉरेन के डॉक्टर्स के साथ भी है, जहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस नहीं चलता है. तो वहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल जो कोड सिस्टम है उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो यूएस एंड यूके के पैटर्न पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं बाहर, वो लोग आईसीडी और डीएसएम को फॉलो करते हैं. ठीक है, इंडिया में ये कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है. यूजुअली जो ट्रेडिशनल नेम है डिजीज़ के वही यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो डीएसएम एंड आईसीडी. तो डीएसएम जो है ये डायग्नोस्टिक मैनुअल होता है जो कि काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट यूज़ करते हैं. ये डायग्नोसिस डिसीजन बनाने में हेल्प करता है और इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो पहले मेंटल डिसऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू डीएसएम वो देखते हैं हम लोग. अ मेंटल डिसऑर्डर इज़ अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली significant disturbance in an individual's cognition, emotion regulation or behavior that reflects a dysfunction in the psychological, biological or developmental process underlying mental functioning. ठीक है, इसका मतलब एक तो जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उसे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होना चाहिए. मीन्स जो क्लिनिशियन है ही कैन जज दैट all these changes are creating symptoms which are quite visible and significant in the patient होना चाहिए. उसके साथ में क्या है, कॉग्निशन का मतलब जो ब्रेन का थिंकिंग या एनालाइजिंग पावर होता है वो, साथ में अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाने की कैपेबिलिटी, और बिहेवियर जो उस पर्सन का नॉर्मल होता है उसमें सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस जब होते हैं, तो इनके होने से अगर पेशेंट में साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या डेवलपमेंटल चेंजेस दिख रहे हैं. डेवलपमेंटल का मतलब कैसा होगा, देखो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे डेवलपमेंटल आपको चेंजेस मिल रहे हैं. साइकोलॉजिकल पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है या मैनिक हो रहा है, और इन सिम्टम्स के साथ में पेशेंट को बायोलॉजिकल भी सिम्टम्स मिल रहे हैं. बायोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, पेशेंट को अगर ईसीजी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, या जैसे कि आचार्य चरक ने बताया कि विषादो रोग वर्धना नाम. तो अगर जो डिप्रेशन है या साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसके कारण से कोई डिजीज़ जो है पेशेंट की वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे सोरियासिस है, ठीक है, इट इज़ हाईली रिलेटेड विद द स्ट्रेस फैक्टर. तो इन कंडीशन से अगर पेशेंट को बायोलॉजिकल चेंजेस भी मिलना स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं. ठीक है, देयर इज़ यूजुअली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी. ठीक है, इसके साथ ही पेशेंट का जो ऑक्यूपेशन होगा, जो उसका सोशल सर्कल होगा, वहाँ भी पेशेंट को डिस्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे जो उसे डिस्टर्ब करते हैं. सो जब ये सारे फैक्टर्स होंगे, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू डीएसएम. नाउ नोजोलॉजी इज़ अ टर्म विच इज़ synonymous towards the taxonomy. टैक्सोनॉमी हम सब ने पढ़ी हुई है.
ठीक है। ग्रेड 12 तक काफ़ी सारी हम लोग जूलॉजी और बायो बॉटनी में पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर नोजोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस से फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है। और मोस्ट डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन फॉलो द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since etiology is still obscure in most of the psychiatric illness, so in mental disorder, classifications are primarily based on the symptomatology rather than on the etiology. ये specific है mental disorder के context में, ठीक है। यूजुअली आप देखोगे कि जैसे डायबिटीज़ है, अगर आईसीडी में भी हम लोग तो डायबिटीज़ के साथ में अदर फैक्टर्स लेते हैं कि ठीक है इस पेशेंट में नेफ्रोपैथी होने लग रही है, इस पेशेंट में ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज़ है, तो उसके लिए कोडिंग सिस्टम सिमिलर रखते हैं। लेकिन जब हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं या साइकियाट्रिक इलनेस की बात करते हैं, उस टाइम पर जो कोई भी क्लासिफिकेशन डीएसएम फॉलो करेगा वो सिर्फ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। क्योंकि आप सब जैसा ऑब्जर्व भी आप लोग ने किया हो कि कॉज को एलिसिट करना बहुत मुश्किल होता है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में, ठीक है। अगेन आचार्य चरक ने जो बताया कि गुरु व्याधित और लघु व्याधित, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी व्यक्ति की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, जो डिफरेंट शीत व्यायाम आतप संसह जो है, ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रेस को बेयर करने की जो कैपेसिटी है वो पर्सन टू पर्सन अल्टर करेगी। और इसके कारण से आप वहाँ पे ईटियोलॉजी को ना देख करके आप ये देखते हो कि उस पर्सन में सिम्टम्स क्या आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डायग्नोसिस करते हो। सो डीएसएम का फुल फॉर्म जो है वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ऐसा रहता है। और ये जो क्लासिफिकेशन करता है वो एपीए करता है, ठीक है, अमेरिकन साइकियाट्रिक जो एसोसिएशन है उसके द्वारा ये प्रपोज्ड है। और अभी जो वर्जन करंट है वो इसका 5th वर्जन चल रहा है जिसमें कि 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है, किसके बारे में इसमें बात की गई है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द नेम्स बिकॉज इट्स नॉट वेरी मच रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लिया है, शाइजोफ्रेनिया, और शाइजोफ्रेनिया को स्पेक्ट्रम कहा है, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं जो स्पेक्ट्रम। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव, एंजाइटी, ओसीडी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, सोमैटो सिम्टम्स डिसऑर्डर, डिसएसोसिएटिव, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, एलिमिनेशन, स्लीप वेक, सेक्सुअल डिसफंक्शनल डिसऑर्डर्स, जेंटल डिस्फोरिया, दीज आर एक्सप्लेन्ड इन डीएसएम, ठीक है। जहाँ पे हम लोग डीएसएम के लिए बात करते हैं वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इन सारे डिजीज़ेस का क्लासिफिकेशन आपको जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आईसीडी वहाँ भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, वो लोग डीएसएम को फॉलो करना बेटर समझते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो डीएसएम में इंक्लूड किए गए हैं एज अ मेंटल डिसऑर्डर। अब कैसा वो कोडिंग कैसा रहता है उसका एक एग्जांपल है, ये जो DSM-4 आपको दिख रहा है आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, वो इंडिकेट करता है जो प्रैक्टिस में अभी एक्चुअली DSM-5 जो है वो अभी आया है एकेडमिक फील्ड में। सो लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए यूज टू नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन है, आप नंबर में देखोगे तो ये चेंज है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल जो DSM फॉलो करता है वो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट और डेसिमल के पहले 3 डिजिट को फॉलो करता है, ठीक है। लाइक 296.40 इज़ फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक विद मिक्स फीचर विद एंशियस डिस्ट्रेस। अगर पेशेंट में आपको ये सिम्टम्स देखते हैं तो आप उसकी कोडिंग 296.40 देने वाले हो, ओके। ये पैटर्न रहता है कोड करने का। अब जैसे आईसीडी, हाँ मैंने बताया कि आईसीडी का जो अभी करंट वर्जन चल रहा है उसमें भी ये सारे डिसऑर्डर्स जो है वो एक्सप्लेन्ड हैं। तो जहाँ पर सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके लिए 300.81 कोड यूज़ किया जाता है डीएसएम में, वहीं पर आईसीडी जो है वो F45.0 यूज़ करता है, ठीक है। ये जस्ट यू हैव टू नो दैट कि ये डिजीज़ेस भी जो है वो आईसीडी में मेंशन्ड हैं। देन आईसीडी, व्हाट इज़ द आईसीडी? इट इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। इसका जो 10th वर्जन है वो अभी चल रहा है। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड
related health problems. In short, ICD is the international standard diagnostic tool for epidemiology, health management and clinical purposes. ठीक है, यहाँ पर जिस टाइम पे हम लोग ICD की बात करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जैसा बताया कि इसका बेसिक जो यूज़ होता है वो आपके जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वहाँ पर, और प्लस जब लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो कोडिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं. ठीक है, जो डेटा से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोरोना में, ठीक है, तो कोरोना में डायबिटीज़ के साथ में जिन्हें कोरोना हुआ वो वाले पेशेंट्स का नंबर, कोरोना के साथ में जिनको एज़मा था उनका पेशेंट का नंबर, तो ये सारे जो डेटा हम लोग निकालते हैं वो इस ICD के हेल्प से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. And ICD is designed as a healthcare classification system which provides the diagnostic codes for classifying diseases, including classification of wide variety of signs, symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances and external causes of injury or diseases. In a nutshell, जितने भी diseases known है वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, भले उनकी ईटियोलॉजी कितनी भी अल्टर्ड हो. ठीक है, इसमें 21 चैप्टर्स हैं. ओके, हर चैप्टर को एब्रीवेशन में अल्फ़ाबेटिक इनिशियल्स दिए गए हैं और बाद में यूजुअली 3 डिजिट तक ये मैक्स टू मैक्स जाता है. सो पैरासिटिक जो इन्फेक्शंस हैं वो A से लेकर के B99 तक आते हैं. नियोप्लाज्म जो है वो C से लेकर D तक है. ब्लड रिलेटेड जो है वो D50 से लेके 89 तक है. ऐसा ही मेंटल, एंडोक्राइनल, नर्वस सिस्टम, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, ईयर एंड मेस्टोइड डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्किन चेंजेस, ठीक है, MSK, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो, देन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, देन पेरीनेटल कंडीशंस में होने वाले डिसऑर्डर, कॉन्जेनाइटल माल फंक्शंस जो होते हैं वो, अलॉन्ग विद दैट लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जहाँ पे आता है सिर्फ अल्टर्ड, लेकिन वो डिजीज़ में अगर कहीं मेंशन नहीं है तो वो 18 चैप्टर में है. देन जो ट्रॉमेटिक हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर वो जो केसेस होते हैं वो यूजुअली 19 चैप्टर में हैं. देन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के जो कॉजेज़ हैं उनका डिस्कशन जो है वो 20th में है. और जो हेल्थ स्टेटस को अल्टर करते हैं जो फैक्टर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन एक डिसऑर्डर नहीं है, ये कंडीशन है जिसके कारण से अदर डिसऑर्डर्स होते हैं. तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं जो हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करती है वो 21st चैप्टर में है. ठीक है, सो ICD जानते से आपको ये ध्यान रखो कि दिस इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द डिजीजेस, एंड उसमें ऐसे 21 चैप्टर्स हैं, उसकी कोडिंग ऐसे ऐसे करके होती है, एंड दैट्स इट. ठीक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, बट इट डज एग्जिस्ट, सो यू मस्ट नो. दैन कोडिंग सिस्टम जो है वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ ICD जो है उसमें लेटर होता है. हर लेटर एक टिपिकल चैप्टर के साथ एसोसिएटेड, जैसे हम लोगों ने देखा. ठीक है, देन 1 to 19 और 20 जो है उसमें एक लेटर से ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज उसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं कैटेगरीज के वो बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, सो हाउ इट इज़ गोइंग टू अपीयर. तो जब हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करें जो हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता है, ठीक है, जो लास्ट वाला चैप्टर है तो वो Z से स्टार्ट होता है. तो उसमें कैसा होगा, कैरियर ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीजेस जो पर्सन है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, टाइफॉइड का. ठीक है, तो अगर टाइफॉइड का वो पेशेंट है या समझो पेशेंट को हुकवर्म का इन्फेस्टेशन हुआ है तो उसके लिए हम लोग Z22.1 कोडिंग करते हैं. ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डायबिटीज़. ठीक है, तो डायबिटीज़ का जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो E10 है टाइप 1 के लिए. ठीक है, सो E10 टाइप 1 के लिए है. फिर टाइप 1 के साथ में अगर किडनी के कॉम्प्लिकेशंस हैं तो 2. ठीक है, अगर उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है तो 2.1. फिर इंट्राकैपिलरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है तो 0.21. ऐसा करके अल्टर होता है. ठीक है, सो ऐसे ही सो ऑन हर डिजीज़ के लिए रहता है. यहाँ पर एक क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम जब मैंने ICD पढ़ा था तो मुझे आता है कि इतने सारे कोड कोई भी डॉक्टर कैसे याद कर सकता है, दिस इज़ गोइंग टू बी टू मच वास्ट. तो यूजुअली इस कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है जहाँ पे आप पेशेंट के सिम्टम्स डालते हो
और सॉफ्टवेयर आपको सजेस्ट करता है कि दीज 2 और 3 कॉम्बिनेशन कुड बी फाइंड इन द टर्म ऑफ कोडिंग, और वहाँ पे उस कोडिंग के सिम्टम्स के हिसाब से आप देख करके पेशेंट को फाइनल डायग्नोसिस बनाते हो। इसका बेनिफिट कैसा है आईसीडी और डीएसएम का, कि जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी के पास होती है, फॉर एग्जांपल समझो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट पूरा फ्री आपको सर्विस दे रही है, या फिर आपने इंश्योरेंस करा रखा है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर है उसकी लिएबिलिटी बनती है कि वो सही डायग्नोसिस करे, ठीक है। और डायग्नोसिस करना हर कंसल्टेंट वाइज अल्टर होता है, ठीक है। एक सर्जिकल जो अप्रोच वाला सर्जन होगा वो किसी भी डिजीज़ को देख करके वहाँ पे ऑपरेटिव प्रोसीजर को करना पहले प्रेफर करेगा। वहीं जो मेडिसिन वाला पर्सन होगा वो बोलेगा नहीं, ये हम लोग मेडिसिन दे के स्टार्ट करते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ लेसर इंटेंसिटी, ठीक है। तो हर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर क्लिनिशियन का जो अप्रोच होता है वो अलग होता है। तो इसके कारण से यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है। जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। तो उसके लिए हम लोग उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखने के लिए ICD-10 का अभी इस्तेमाल करते हैं। ICD-11 वर्जन भी जो है वो अप्रूव हो चुका है और वो फंक्शन में 2022 से आएगा, ठीक है। सो दीज आर रिलेटेड विद द ICD एंड DSM। और ये आपके एग्ज़ाम में यूजुअली 3 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो जितना मैटर हम लोगों ने डिस्कस किया है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप आगे जाके अगर क्लिनिक में इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एट दैट टाइम वी कैन डू विद द सॉफ्टवेयर, ओके। सो थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।